तो चलिए, आज की इस ऐतिहासिक पड़ताल में हम सीधे चलते हैं 10वीं सदी के मध्य एशिया की तरफ। एक ऐसी कठोर और अंतहीन जमीन जिसे हम स्टेपी यानी घास के विशाल मैदानों के नाम से जानते हैं। तेज ठंडी हवाएं, मीलों तक फैली बंजर जमीन और हर तरफ धूल से भरा आसमान। ये वो दौर था जब दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए करवट लेने वाला था। तो बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। रेगिस्तान की हवाओं से उठती एक ताकत। जरा एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उन लोगों की दास्तान है जिनका जीवन किसी सुरक्षित महल की चारदीवारी में नहीं, बल्कि इन धूल भरी तेज हवाओं के बीच गुजरा। और इन्हीं हवाओं ने उन्हें सिर्फ कठोर ही नहीं बनाया, बल्कि दुनिया के सबसे खूंखार और आजाद लोगों में ढाल दिया। भाग 1, मध्य एशिया के ओगुस तुर्क। अब देखिए, उस दौर का विरोधाभास बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ तो दुनिया के वो बड़े बड़े साम्राज्य थे जो अपनी सत्ता आलीशान और सुरक्षित महलों से चला रहे थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, पक्की दीवारें थीं, एक ठहरा हुआ जीवन था। लेकिन दूसरी तरफ थे ओगुस तुर्क, पूरी तरह से खाना बदोश। उनके लिए असली दौलत कोई ईंट पत्थर का महल नहीं, बल्कि स्टेपी की बेखौफ आज़ादी थी। उनका कोई एक ठिकाना नहीं था, उनकी तो पहचान ही उनके घोड़े और तलवारें थीं। एक बात यहां साफ कर दूं, ओगुस तुर्क असल में कोई एक संगठित देश या राज्य नहीं थे, बल्कि वो तंबुओं में रहने वाले दर्जनों कबीलों का एक बहुत बड़ा महासंघ थे। मौसम बदला कि उनका डेरा भी बदल गया। गर्मियों में पहाड़ों की तरफ निकल गए और सर्दियों में मैदानों की तरफ आ गए। उनकी अर्थव्यवस्था का पैमाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उनके घोड़े, भेड़ें और उनके हथियार थे। उनके लिए आज़ादी से बड़ा कोई कानून था ही नहीं। इस महासंघ में कई ताकतवर कबीले शामिल थे, जैसे बायात, अफशार, काई और पेचेनेक। लेकिन हमारी आज की इस चर्चा में जिस कबीले पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है किन्निक कबीला। यही वो कबीला था जिसके भीतर से वो महान सल्जूक परिवार निकलने वाला था, जो आगे चलकर दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, तेंग्री और योद्धा संस्कृति। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग मानते किसे थे? तो ओगुस तुर्कों का एक खास विश्वास था। वो टेंग्री को मानते थे। टेंग्री यानी आसमान का देवता। उनके लिए वो खुला आसमान ही उनके भाग्य और युद्ध का आखिरी फैसला करने वाला था। रात के समय उनके शामन यानी जो उनके आध्यात्मिक गुरु होते थे, वो विशाल आग जलाते, तेज ढोल बजाते और युद्ध में जाने से पहले योद्धाओं के लिए दुआएं मांगते थे। उनका पूरा वजूद इसी खुले आसमान और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता था। उस दौर के एक शमन का ये वाक्य सुनिए, आसमान सब देखता है, एक बहादुर आदमी मौत से नहीं डरता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये तुर्कों की पूरी मानसिकता का निचोड़ था। उनका पक्का विश्वास था कि जीवन और मृत्यु तो पहले से तय है, फिर युद्ध के मैदान में डरना कैसा? बिल्कुल इसी सोच ने उन्हें दुनिया के सबसे निडर योद्धाओं की कतार में ला खड़ा किया था। लेकिन ये निडरता रातों रात थोड़ी आती थी। तुर्क बच्चों का बचपन किसी खेल कूद में नहीं, बल्कि सीधे युद्ध की तैयारियों में बीतता था। आप शायद यकीन न करें, लेकिन महज 5 साल की उम्र में जब बच्चे ठीक से दौड़ना भी नहीं सीखते, ये बच्चे घोड़ों की पीठ पर संतुलन बनाना सीख जाते थे। 10 साल की उम्र तक तो वो तीरंदाजी के उस्ताद बन चुके होते थे, और 15 साल का होते होते उन्हें एक पूरा और घातक योद्धा मान लिया जाता था। और इसी कठोर ट्रेनिंग का नतीजा थी दुनिया की सबसे खतरनाक घुड़सवार सेना। वे भारी हथियारों के बोझ तले नहीं दबते थे। उनकी रणनीति बड़ी साफ और 4 हिस्सों में बंटी थी। पहला, उनके पास सबसे तेज घोड़े होते थे। दूसरा, घोड़े पर दौड़ते हुए पूरे संतुलन के साथ अचूक तीर चलाना, जो उस समय की सबसे मुश्किल कला थी। तीसरा, दुश्मन पर बिजली की तरह अचानक हमला करना। और चौथा, इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, हवा की तरह गायब हो जाना। सच कहूं तो ये रणनीति किसी भी बड़ी सेना को चकमा देने के लिए काफी थी। भाग 3, स्टेपी का खूनी संघर्ष। देखिए, इन घास के मैदानों में कोई पुलिस या कोर्ट कचहरी तो होती नहीं थी। यहां जिंदा रहने का बस एक ही उसूल था, ताकत। तुर्क कबीले अक्सर आपस में ही उलझते रहते थे। ये खूनी लड़ाइयां पानी के गिने चुने स्रोतों, जानवरों के चरागाहों और सबसे बड़ी बात, कबीले के सम्मान के लिए लड़ी जाती थी। यहां कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। वही बचता था जो लड़ना जानता हो। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। 2 कबीलों के बीच एक भयानक युद्ध अभी अभी थमा है। पूरा मैदान लाशों से भरा पड़ा है, और इस पूरी तबाही के ठीक बीच में एक छोटा सा लड़का खड़ा है। वो इस खूनी मंजर को देख रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे की आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं है। वहां तो एक अजीब सी आग है। वो कोई आम बच्चा नहीं था। इतिहास आगे चलकर इसी बच्चे को, और यहीं से शुरू होता है भाग 4, युवा सल्जूक का उदय।
अब सल्जुक को एक मामूली लुटेरे और एक महान नेता के बीच का जो फर्क था वो उनके पिता ने सिखाया था। उनके पिता तुकाक किनेक कबीले के एक बहुत ही सम्मानित योद्धा थे। उन्होंने ही युवा सल्जुक को एक बहुत गहरी सीख दी थी। तलवार सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए नहीं, अपनी कौम की रक्षा के लिए उठाई जाती है। बस इसी एक बात ने सल्जुक के पूरे चरित्र की नींव रख दी और उन्हें महज एक लड़ाका बनने से रोककर एक जिम्मेदार रक्षक बना दिया। युवा सल्जुक अपनी उम्र के बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग थे। मुख्य रूप से उनमें 3 बड़ी खूबियां थीं। पहली, उनका दिमाग। वे सिर्फ ताकतवारी नहीं थे, बल्कि हर युद्ध और कबीलाई राजनीति को बहुत बारीकी से समझते थे। दूसरी, उनकी घुड़सवारी, जो पूरे कबीले में बेजोड़ थी। और तीसरी चीज, उनका पूरी तरह से बेखौफ स्वभाव। वो किसी भी खतरे से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। और इस बेखौफ स्वभाव का एक बड़ा ही शानदार किस्सा है। एक बार आधी रात को जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, अचानक जंगली भेड़ियों के एक खूंखार झुंड ने तंबुओं पर हमला कर दिया। अब जहां बड़े बड़े योद्धा दहशत में आ गए, वहीं युवा सल्जूक ने बिना कुछ सोचे सिर्फ एक मशाल उठाई, अपने घोड़े पर छलांग लगाई और अकेले ही उन भेड़ियों से भिड़ गए। उस रात उन्होंने अपने पूरे कबीले को सुरक्षित बचा लिया। जानते हैं, उस रात की इस बहादुरी को देखकर कबीले के एक बुजुर्ग ने क्या कहा था? उसने भविष्यवाणी की, ये लड़का सिर्फ योद्धा नहीं बनेगा, ये कबीले की तकदीर बदलेगा। और यकीन मानिए, ये बात 100% सच साबित होने वाली थी। ये घटना सल्जुक के जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां उन्हें अपने लोगों का अटूट विश्वास और सम्मान मिल गया। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर, एक नए साम्राज्य की आहट। अब तक हमने देखा कि कबीले अंदर कैसे लड़ रहे थे, लेकिन बाहर यानी मध्य एशिया के राजनीतिक नक्शे पर भी बहुत कुछ तेजी से बदल रहा था। तुर्क कबीलों के चारों ओर बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें उभर रही थीं। सामानी साम्राज्य मजबूत हो रहा था, कराखानीत फैल रहे थे और गजनवी ताकतों का दबदबा भी लगातार बढ़ रहा था। इन सबके उभरने से व्यापार के पुराने रास्ते बदल रहे थे और स्टेपी के इन खानाबदोशों पर बाहरी दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया था। इन लगातार बढ़ते बाहरी दबावों ने ओगुस तुर्कों के वजूद पर ही खतरा मंडरा दिया था। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बची थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दर्जनों बिखरे हुए छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक साथ लाएगा कौन? उन्हें एक ऐसे लीडर की सख्त जरूरत थी जो उन्हें इन विशाल साम्राज्यों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना सिखा सके। और ठीक इसी समय सामने आता है सल्जूक का वो महान विजन। जहां बाकी लोग सिर्फ इस बात की फिक्र में थे कि कल की लड़ाई कैसे जीतनी है, वहीं सल्जूक ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। उन्होंने ऐलान किया, एक दिन सारे तुर्क एक झंडे के नीचे खड़े होंगे। ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक ऐसे राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत थी जो पूरे इतिहास की दिशा मोड़ने वाला था। जो सफर मध्य एशिया के एक छोटे से किरनिक कबीले के चंद तंबुओं से शुरू हुआ था, वो आने वाले दशकों में एक ऐसे विशाल साम्राज्य में तब्दील होने वाला था जिसकी सरहदें इराक के ऐतिहासिक शहर बगदाद से लेकर आधुनिक तुर्की यानी अनातोलिया तक फैलने वाली थीं। ये वो साम्राज्य बनने वाला था जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी विश्व शक्तियों को भी घुटनों पर ला दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सब हुआ कैसे स्टेपी की धूल और तंबुओं में पलने वाले एक खानाबदोश लड़के ने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आखिर सल्जूक ने वो कौन सी रणनीतियां अपनाई जिससे बिखरे हुए कबीले एक अजेय ताकत बन गए? इस ऐतिहासिक पड़ताल ने हमें इस महाकाव्य की नींव समझने में मदद तो की है, लेकिन सच कहूं तो एक छोटे से कबीले के विश्व शक्ति बनने की असली दास्तान तो बस अभी शुरू ही हुई है।